नमस्कार दोस्तों। इससे प्रीवियस वीडियो में मैं आपको हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में बता रहा था। ये भी वीडियो हाफ वेव रेक्टिफायर के ऊपर है। इसमें हम लोग VRMS वोल्टेज का, आउटपुट वोल्टेज का हम लोग डेरिवेशन करेंगे और एफिशिएंसी के बारे में भी जानेंगे और रिपल फैक्टर के बारे में भी जानेंगे। तो आइए कंटिन्यू करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर को। देखिए, अभी इससे प्रीवियस वीडियो में हाफ वेव रेक्टिफायर की हमने क्या पढ़ा था, वी एवरेज के बारे में पढ़ा था कि वी एवरेज आपका क्या फाइंड होके आया था, जिसे VDC भी बोल सकते हैं, VDC भी लिख सकते हैं हम इसको। तो इससे हमने क्या फाइंड किया था, इसका फॉर्मूला आप बता सकते हैं? अब तो रिमेंबर हो गया होगा आपको, Vmax बाई पाई। तो मैं अब क्या बताना चाहता हूँ इस वेव फॉर्म के बारे में, जो इसकी आउटपुट वेव फॉर्म आई है हाफ वेव रेक्टिफायर से, आउटपुट वेव फॉर्म जो आई है उसके रिगार्डिंग में कुछ आपको समझाना चाहता हूँ कि जो आपने वी एवरेज निकाली थी, ये भी एक आउटपुट वोल्टेज है। वी एवरेज आउटपुट वोल्टेज ये जो आई है उसका हम एवरेज वोल्टेज निकाल रहे हैं। अगर मैं 1/पाई को सॉल्व करता हूँ तो ये करीबन आता है 0.318 Vmax से। इट मीन्स अगर मैं इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो ये करीबन 31% अराउंड मैक्सिमम वोल्टेज का होगा। जो वेवफॉर्म होगी उसका 31% का भाग जो होगा वो आपका एवरेज होगा। तो 31%, जैसे ये पूरी एक मैक्सिमम वोल्टेज है तो उसका 31% हाफ से थोड़ा नीचे रहेगा। आप देखिएगा इस तरीके से, यहाँ मैंने डॉटेड लाइन दिखाई है, यही हमारा क्या है, वी एवरेज है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, वोल्टेज V नॉट, जहाँ पे वी एवरेज है इसका Vmax बाई पाई। तो ये बात तो मैंने जस्ट आपको बताई है क्योंकि कई किताबों में ये डॉटेड लाइन दिखाई गई है, तो जस्ट आपको भी पता होना चाहिए डॉटेड लाइन एक्चुअली में है क्या। तो Vmax बाई पाई ही है एक्चुअली में, ये वोल्टेज एवरेज वोल्टेज ही है आउटपुट की। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं, मैंने डेरिवेशन के बारे में आपको कहा था। VRMS का हम लोग डेरिवेशन करते हैं, यानी रूट मीन स्क्वायर का। रूट मीन स्क्वायर, सबसे पहले मैं वोल्टेज को इसके बारे में आपको बता भी देता हूँ, ये एक्चुअल में है क्या। रूट मीन स्क्वायर, जो हम वोल्टेज निकाल रहे हैं ये भी मैं आउटपुट की ही वोल्टेज निकाल रहा हूँ। ये जो RMS वैल्यू है ये भी हम आउटपुट वोल्टेज की RMS वोल्टेज निकाल रहे हैं। तो देखते हैं किस तरीके से हम लोग इसको फाइंड करते हैं, इसका क्या फॉर्मूला है और क्या डेरिवेशन होकर हमें क्या फाइंड होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है √1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई। 2 पाई यहाँ पे मैंने क्यों लिया है, फुल साइकिल का केस ही लिया हुआ है अभी भी, 0 से 2 पाई, और V नॉट का स्क्वायर इसमें लग जाएगा d ओमेगा t। जस्ट आप अगर इसमें देखें तो है, तो ये भी 2 पाई जो है हमारा बेस ही था। बेस प्रीवियस वीडियो में आपको पता होगा, मैंने वी एवरेज फाइंड किया था, तो 2 पाई एक तरीके से बेस ही था, और बाकी ये एरिया है। तो हम पहले फाइंड करते हैं इंटीग्रेशन को और फर्दर। तो देखिए यहाँ पे मैंने रूट डाला हुआ है 1/2 पाई। आप देखेंगे कि 0 से 2 पाई है, हम चल रहे हैं 0 से सबसे पहले पाई की तरफ। पहले हम 0 से पाई की तरफ चल रहे हैं। आउटपुट वोल्टेज आप देख रहे हैं, तो हमने क्या चला, 0 से पाई की तरफ। तो सबसे पहले हम 0 से पाई चले, V नॉट का स्क्वायर d ओमेगा t, इसको मैं होल ब्रैकेट में कर लेता हूँ, प्लस फर्दर, और एरिया क्या है, पाई से 2 पाई के लिए। तो पाई से 2 पाई के लिए हम लोग चल दिए, पाई से 2 पाई के लिए V नॉट का स्क्वायर d ओमेगा t। अब आप देखेंगे कि ये वाला जो पोर्शन था ये ऑलमोस्ट 0 ही है। क्यों? क्योंकि आपको पता है पाई से 2 पाई तक वोल्टेज क्या है आपकी, 0 है आउटपुट वोल्टेज। तो ये जो एरिया इतना है वो क्या है आपका, 0 के बराबर है। जो पाई से 2 पाई है इंटीग्रेशन, वो 0 के बराबर है, और एरिया आपको पता ही है इंटीग्रेशन के द्वारा ही हम फाइंड करते हैं। अब आपके पास जो बचता है √1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई। अब V नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था फिगर ए के माध्यम से। फिगर ए, जिसमें मैंने ये बोला था, जब हम साइनसोडियल प्लस चल रहे थे इनपुट,
तो यहाँ पे भी हमें जो डायोड के लिए इनपुट बन रहा था वो कितना बन रहा था, प्लस माइनस। तो आपने देखा होगा ये तो डायोड तो एक तरीके से शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहा था, शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहा था। तो आपको ये समझ में आ गया था कि जो वोल्टेज यहाँ थी वही वोल्टेज आउटपुट के पास मिलेगी, यानी कि V नॉट भी V इनपुट के बराबर होगा। तो हमने V नॉट को V इनपुट के बराबर कर दिया, और V इनपुट कितना है, V मैक्स साइन ओमेगा टी। तो मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ V मैक्स साइन ओमेगा टी। अब आपको पता है स्क्वायर लगा हुआ है, तो दोनों पे स्क्वायर डाल दिया, यानी V मैक्स का स्क्वायर, यानी कहने का मतलब होल का स्क्वायर आप लिख सकते हैं यहाँ पे, डी ओमेगा टी मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। तो देखिए ये V मैक्स का स्क्वायर जो है वो इंटीग्रेशन से मैं बाहर ले लेता हूँ। अब मैं रूट जो है वो बाद में आपको लगा के बता दूंगा, पहले हम विदाउट रूट फाइंड करते हैं, देन आफ्टर मैं रूट लगाऊंगा। तो देखिए इंटीग्रेशन से मैंने बाहर रख दिया V मैक्स का स्क्वायर 2 पाई। अब फर्दर इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ठीक इसी तरीके से हम चल रहे हैं। अभी रूट आपको मैं बाद में डाल दूंगा, इधर रूट यहाँ पे बाद में लगा दूंगा। अभी फिलहाल हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, क्या है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यू नो वेरी वेल व्हाट इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा, कैसे ड्राइव होगा, वैसे प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मेरी जो VRMS या एवरेज वोल्टेज RMS वोल्टेज जो मैंने फाइंड करी हुई है, उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने इसको फाइंड किया हुआ है साइन स्क्वायर ओमेगा टी को। तो आप अगर नहीं भी पता फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है एक्चुअली में, इसको हम cos 2 ओमेगा टी के फॉर्मूले से निकालेंगे, जो कि होता है क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। उसमें साइन स्क्वायर ओमेगा टी आपको फाइंड करना है। तो देखिए V मैक्स का स्क्वायर 2 पाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाई 2। और अभी इंटीग्रेशन हुआ नहीं है, जिस मैंने अभी आप इसको साइन स्क्वायर ओमेगा टी को सॉल्व भी किया है, बाय फॉर्मूला पुट किया है। तो अब आप देखेंगे कि ये जो 1/2 है इसे मैं बाहर लिख लेता हूँ। तो बाहर जाके ये इंटीग्रेशन से कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4, तो नीचे हो गया 4 पाई। देखिए ये 2 बाहर ले लिया तो 2 2 ज़ा 4 हो गया। अब फर्दर इसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन करेंगे ओमेगा टी के रिस्पेक्ट से, तो ओमेगा टी ही आएगा। फिर इसका करेंगे तो माइनस कॉस का कितना होता है इंटीग्रेशन, साइन 2 ओमेगा टी, और ये 2 ओमेगा टी है तो नीचे भी क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला हमने इंटीग्रेशन कर दिया है। अपर लिमिट पाई है, लोअर लिमिट क्या है, 0। अपर लिमिट पाई है, लोअर लिमिट 0। ठीक, अब मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ इसको। देखिएगा बड़े ध्यानपूर्वक, पाई मैंने यहाँ पे लिख दिया है, माइनस साइन 2 पाई भी हो चुका है यहाँ पे बाई 2। पहले तो ये होगा कि अपर लिमिट, मैंने यहाँ पे देखिए पाई लिख दिया है, यहाँ पे भी ओमेगा टी की जगह पाई लिख दिया है, और अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, ये तो 0 हो गया ओमेगा टी। अब लोअर लिमिट लगा रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस साइन, ये भी 0 हो गया अपॉन 2। तो अब आपको पता होगा यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखिए साइन 2 पाई भी 0 ही होता है, तो ये वाली टर्म भी 0 है, ये तो ऑलरेडी 0 है ही, और ये भी 0 है, साइन 0 भी 0 होता है। तो बचता क्या है इसमें, पाई बचता है, सिर्फ पाई बचता है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचता है, V मैक्स का स्क्वायर बाई 4। अब आपको ये पता होगा कि इन सब पे रूट लगा हुआ है, तो मैं रूट डाल देता हूँ। देखिएगा बड़े ध्यानपूर्वक, मैं रूट लगा दे रहा हूँ, इस पूरे पे रूट हम डाल दे रहे हैं। देखिए इस पे भी हम रूट डाल दे रहे हैं। रूट तो सभी के ऊपर था, मैंने जस्ट सॉल्व कर रहा था, मैंने कहा था कि मैं बाद में रूट लगा दूंगा। तो इसके आगे अब हमारे पास क्या है, देखिएगा रूट लगा हुआ है ऑलरेडी, हमारे पास रूट लगा हुआ है, तो V मैक्स क्या हो जाएगा, V मैक्स रह जाएगा, स्क्वायर है क्योंकि, और नीचे आ जाएगा 2। तो अब आपको फाइंड हो चुका है कि VRMS क्या है हमारे पास। VRMS हमारे पास जो आई है वो आया है VRMS इक्वल्स टू V मैक्स बाई 2। देखिएगा VRMS
इक्वल्स टू वी मैक्स बाई 2। इतना वी आर एम एस आपके पास फाइंड हो गया। एक तरीके से हम अभी तो वोल्टेज फाइंड कर रहे हैं रूट मीन स्क्वायर, अब हम फाइंड करते हैं करंट को। करंट को देखिएगा कैसे हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैं लिख देता हूं आई आर एम एस। आई आर एम एस क्या होता है, ओम्स लॉ के माध्यम से V बाई आर, यानी कि वी आर एम एस बाई आर। आर क्या है, आर एल लोड हमारा, ये हमारा लोड। इसके अक्रॉस हम करंट निकाल रहे हैं, आई आर एम एस करंट आउटपुट से, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगी वी आर एम एस अपॉन इसका लोड रेजिस्टेंस। तो मैंने वी आर एम एस बाई आर एल लिख दिया। अब वी आर एम एस आपको पता है क्या होता है, वी आर एम एस आपके पास होता है वी मैक्स बाई 2, तो वी मैक्स बाई 2 आर एल। अब आप देखिएगा ये जो वी मैक्स बाई आर एल हो गया, ये हमारा क्या है, वी मैक्स बाई आर एल। ये वी मैक्स बाई आर एल ही तो हमारा आई मैक्स है, और बाई 2 यही हमारा क्या निकल गया, आई आर एम एस। बस आपको याद रखना है ये जो आई मैक्स है उसे हम क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूं वेयर आई मैक्स इज वी मैक्स बाई आर एल, यानी मैक्सिमम हो गया। तो अब आपके पास क्या बन गया है, एक और फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इन्हें याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, जस्ट आपको एक फॉर्मूला याद रखें, या तो करंट का या वोल्टेज का। अब जैसे आपको वोल्टेज का पता है वी आर एम एस इक्वल टू वी मैक्स बाई 2, इसी तरीके से आई आर एम एस इक्वल टू आई मैक्स बाई 2। बट आपको याद रखना है आई मैक्स क्या है यहाँ पे, वी मैक्स बाई आर एल। देखिएगा वोल्टेज मैक्सिमम, यहाँ पे देखिएगा आप करंट मैक्सिमम है डिवाइडेड बाय 2, ये करंट मैक्सिमम है डिवाइडेड बाय 2। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएमएस वोल्टेज का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और आईआरएमएस का भी फॉर्मूला उतना ही इंपॉर्टेंट है। जस्ट आपको बोल दिया जाएगा न्यूमेरिकल्स में कि वोल्टेज या करंट, तो जस्ट आपको दोनों फॉर्मूले याद रखने। इससे पहले मैं एवरेज का और वी एवरेज और आई एवरेज दोनों करा चुका हूँ, और पीक इनवर्स वोल्टेज भी करा चुका हूँ। तो अब मैं आपको इसके बारे में सब पहले मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूं। ये जो आरएमएस है, आरएमएस चाहे वोल्टेज के बारे में बोल रहा हूँ चाहे करंट के बारे में बोल रहा हूँ, जो आपकी आरएमएस है वो एक्चुअल में आउटपुट की वेव फॉर्म से हम लोग आरएमएस वैल्यू निकाल रहे हैं। ये क्या है आरएमएस, आरएमएस क्या काम कर रहा है, जिसमें डीसी कंपोनेंट और एसी कंपोनेंट का एक तरीके से रिजल्टेंट है, एक तरीके से रिजल्टेंट है, एक तरीके से आप कह सकते हैं ये आपका कॉम्बिनेशन है एसी कंपोनेंट का और डीसी कंपोनेंट, क्योंकि इसके अंदर एसी डीसी दोनों है। तो एक तरीके से जो आपका आरएमएस होता है रूट मीन स्क्वायर, चाहे वोल्टेज हो चाहे करंट। अभी आप वोल्टेज की अगर बात करें, क्योंकि वोल्टेज की वेव फॉर्म बनी हुई है, तो मैं जस्ट यही कहूँगा वी आर एम एस और आई आर एम एस के बारे में। वोल्टेज अगर बनी हुई है, वोल्टेज वेव फॉर्म आप देख रहे होंगे, ये वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज, तो मैं वीआरएमएस के बारे में ही बताऊंगा कि वीआरएमएस एक्चुअल में क्या है इस वेवफॉर्म के माध्यम से, कि इसमें जो एसी और डीसी कंपोनेंट है उनका कॉम्बिनेशन क्या होता है, वीआरएमएस कॉम्बिनेशन इन द सेंस उसका रिजल्टेंट जो होगा किनका, एसी का और डीसी कंपोनेंट का, वो आपका होता है वीआरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। तो जस्ट आप समझ गए होंगे आरएमएस किस लिए यहाँ पे आया हुआ है, और बाकी मैं आपको न्यूमेरिकल के माध्यम से काफ़ी क्लियर कर दूंगा कि ये होता क्या है आखिरकार। बट आपको ये याद रखना है ये जो वी एवरेज निकाला और आई एवरेज, वी आर एम एस और आई आर एम एस जो अभी अब तक हम लोगों ने फाइंड किया है वो सारा आउटपुट वोल्टेज के रिगार्डिंग हमने फाइंड किया है। तो अब हम एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं, उसकी क्षमता के बारे में बात करते हैं कि हाफ वेव के द्वारा जो आपकी वेव फॉर्म आई है उसकी क्या क्षमता है, क्योंकि हम फिर फुल वेव रेक्टिफायर के द्वारा कंपैरिजन करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर को, और यही न्यूमेरिकल आते हैं। इसी कारण से हम लोग इसकी दक्षता को निकालेंगे, यानी एफिशिएंसी को फाइंड करेंगे। तो देखिए एफिशिएंसी होती क्या है, एफिशिएंसी क्या होती है, सबसे पहले तो एफिशिएंसी को ईटा से डिनोट करते हैं, इसको हिंदी में क्षमता भी बोलते हैं, तो हिंदी वाले भी याद रखिए इसको क्षमता, एफिशिएंसी। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है डीसी आउटपुट पावर अपॉन एसी इनपुट पावर।
तो ये क्या होता है, एफिशिएंसी एक्चुअल में एक तरीके से रेशियो होता है डीसी आउटपुट पावर का अपॉन एसी इनपुट पावर का रेशियो, अनुपात, डीसी आउटपुट पावर अपॉन एसी इनपुट पावर का एक तरीके से अनुपात होता है। ये आपके एग्जाम में आया हुआ है डीएमआरसी में, तो आपको बहुत ध्यानपूर्वक ये चीज देखनी है जिसमें आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डीसी आउटपुट पावर, डीसी आउटपुट पावर की बात कर रहे हैं। देखिए जब आउटपुट पे यहाँ पे करंट मूव करेगी तो वो कौन सी करंट मूव कर रही है यहाँ पे डीसी आउटपुट पावर में, ये हमें समझना चाहिए। डीसी आउटपुट पावर में कितनी करंट मूव कर रही है, आपको पता है आई एवरेज करंट मूव कर रही होती है। कौन सी, डीसी आउटपुट पावर से आई एवरेज करंट मूव कर रही होती है। तो आप देखेंगे जैसे डीसी आउटपुट पावर है आपकी लिखा हुआ है, तो इसमें जो एवरेज करंट होगी वो जो इससे पूरे सर्किट में मूव कर रही है आई एवरेज करंट, उसको हमने डीसी आउटपुट पावर लेना है। देखिए कैसे लेंगे हम डीसी आउटपुट पावर को, कैसे रखेंगे यहाँ पे। देखिए पावर है तो पावर क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आई एवरेज स्क्वायर इनटू लोड रेजिस्टेंस। तो आई स्क्वायर यानी आई एवरेज का स्क्वायर इनटू आर एल अपॉन आपका क्या है, एसी इनपुट पावर नीचे लिखा हुआ है अनुपात में डिनोमिनेटर में। तो आप देखेंगे एसी इनपुट पावर कैसे निकालेंगे, जो यहाँ से आईआरएमएस करंट मूव कर रही है वो हमारी एसी इनपुट पावर है। क्या है, हमारी एसी इनपुट पावर। आप याद रखिएगा जो एसी इनपुट पावर है वो हमारी क्या है, एक तरीके से आरएमएस वैल्यू है। आरएमएस वैल्यू यानी कि करंट के माध्यम से अगर हम निकालें तो आई आर एम एस का स्क्वायर यानी रूट मीन का स्क्वायर, करंट का स्क्वायर इनटू आर एल। तो ये आपके डीसी और एसी हुआ। तो आपको समझना चाहिए डीसी भी इसी में ही छुपा हुआ है, डीसी कंपोनेंट आपको जस्ट बताया था मैंने, और एसी कंपोनेंट भी ऐसा कुछ सोच के चलें कि डीसी एसी सब आपको इस पल्सेटिंग डीसी यानी आउटपुट से ही मिल रहा है। तो आप देखेंगे आई एवरेज भी एक तरीके से करंट आपको आउटपुट लोड से ही मिल रहा था, और ये भी आई आर एम एस करंट भी आपको जस्ट क्या है, लोड से ही मिल रहा था। कहने का मतलब ये है कि जो डीसी है आउटपुट पावर वो आई एवरेज के काउंट हुई है, और आपकी जो एसी इनपुट पावर है वो आई आर एम एस जो है, जो वो मूव कर रही है वो हाफ वेव रेक्टिफायर में कितनी मूव कर रही है उसके बिहाफ पे लिखा हुआ है आई आर एम एस। तो ये बात आपको पता हो गई है। जस्ट अब क्या होगा, हम आर एल से आर एल कैंसिल कर देंगे। अब आई एवरेज का स्क्वायर और आई आर एम एस का जस्ट फॉर्मूला आपको बताना है। अब देखिए आई एवरेज का फॉर्मूला क्या होता था, वी नो ऑलरेडी आई वी एवरेज वी मैक्स बाई पाई। तो आई एवरेज कितना होगा, आई मैक्स बाई पाई। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे आई मैक्स बाई पाई, दोनों का स्क्वायर कर लेंगे, पाई का भी स्क्वायर, और ये क्योंकि अपॉन में है डिवाइड में आई आर एम एस का स्क्वायर, तो वो ऊपर की तरफ पहुंच जाएगा क्योंकि आई आर एम एस आई मैक्स बाई 2 है। तो आई मैक्स बाई 2, 2 तो ऊपर पहुंच गया, 2 का स्क्वायर हो गया अपॉन कितना है, आई मैक्स का स्क्वायर। तो ये था तो डिवाइड में, जस्ट मैंने इसको उल्टा कर लिया है। तो जस्ट आप एक बार सॉल्व करके देखेंगे, समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नहीं भी समझ में आए कोई भी डेरिवेशन, जस्ट आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई है, आप एक बार और समझा दीजिए। बिल्कुल मैं समझाऊंगा आपको। तो इसका भी स्क्वायर हो गया है, तो ये और ये आई मैक्स का स्क्वायर और नीचे आई मैक्स का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ऊपर हो गया 4 बाई पाई स्क्वायर। तो अब देखेंगे 4 बाई पाई स्क्वायर आ गया। इसे आप फर्दर सॉल्व करें तो लगभग 0.406 अराउंड इसकी वैल्यू आती है। लेकिन अगर हम इसे परसेंटेज में निकालें, क्योंकि क्षमता अधिकतर एग्जाम में आपकी परसेंटेज में ही आती है, परसेंटेज में ही पूछी जाती है, तो अगर हम परसेंटेज एफिशिएंसी की बात करें तो वो कितनी होगी, 40.6%, जो कि कई एग्जाम्स में आई हुई है। तो जस्ट आपको ये एफिशिएंसी याद रखनी है। मैं इलेक्ट्रिशियन वालों की भी बात कर रहा हूँ, कोई ये मत समझे कि ये ईसी वालों के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए है मात्र।
ये इम्पॉर्टेंट उतना ही है जितना इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए भी है और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो जस्ट अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। एफिशिएंसी तो जस्ट मैंने अभी आपको बताई है, तो अब रिपल फैक्टर के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आइए अब हम रिपल फैक्टर देखते हैं। देखिए अब रिपल फैक्टर के बारे में हम बात करते हैं। जस्ट सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में हम समझेंगे, फिर क्लियर तरीके से इसको समझेंगे रिपल फैक्टर एक्चुअल में क्या होता है। इसमें जो लिखा हुआ है ये रेक्टिफायर आउटपुट वोल्टेज के एसी मान और डीसी मान का अनुपात है। आप इसे वोल्टेज मत समझिएगा कि जस्ट मैंने यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज लिख रखा है तो वोल्टेज का रेशियो हुआ, ऐसा नहीं। जो आउटपुट वोल्टेज निकला हुआ है हमारा, जो मैंने यहाँ पे आपको दर्शाया हुआ है, ये आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म है हमारी, तो उसका एसी मान और डीसी का मान का अनुपात है, यानी रेशियो ऑफ एसी वैल्यू अपॉन डीसी वैल्यू का क्या है, एक तरीके से अनुपात है। उसी को ही हम लोग रिपल फैक्टर बोलते हैं। सबसे पहले हम रिपल के बारे में भी समझें कि आखिरकार रिपल फैक्टर आया क्यों। हम रिपल के बारे में सबसे पहले बातचीत करते हैं कि रिपल एक्चुअल में होता क्या है। रिपल अगर हिंदी में बात करें तो लहर इसका मतलब होता है, लहरें उठना। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो पल्स हैं वो क्रिएट हो रही है। वो ज़्यादा क्रिएट अगर होती हैं तो हम ये कहेंगे, आपको ये तो पता ही होगा, अब आउटपुट में ये चीज़ आपको पता लग गई होगी आउटपुट वेवफॉर्म में कि इसमें एसी और डीसी दोनों है। एसी प्लस डीसी दोनों कंपोनेंट इस आउटपुट में वेवफॉर्म में है। तो अगर मैं ये कहूँ कि रिपल जो आते हैं वो एसी कंपोनेंट के माध्यम से आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि डीसी तो एक तरीके से मानते हैं कांस्टेंट होती है, तो रिपल किसकी वजह से उत्पन्न हो रहे हैं, एसी कंपोनेंट की वजह से। जितना भी इसमें एसी कंपोनेंट का पार्ट ज़्यादा होगा उतने ही ज़्यादा रिपल ज़्यादा उठेंगे। इसलिए हम लोग एक तरीके से रिपल फैक्टर लेके आए, जिसके कारण क्या होगा, हम लोग ये जान पाएंगे कि इसकी प्योरिटी के बारे में, या इसमें कितने रिपल्स हैं, या ये हम कहें प्योरिटी इन द सेंस ये कहें कि हम कितना इसमें डीसी कंपोनेंट तो है ही, और जो एसी के द्वारा, क्योंकि जो रिपल उठे हुए वो एसी के द्वारा है, तो हमें एसी का हमें पता लगाना है कितना इसमें रिपल्स उठा रहा है। तो एक तरीके से इसका हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट है वो एक क्लियर तरीके से या प्योरीफाई तरीके से ये पता चलता है कि उसके अंदर कितना एसी का कंपोनेंट है। और अगर ज़्यादा कंपोनेंट होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है इसका जस्ट कि इट शोज आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर ऑफ मोर रिपल्स। ये अभी अगर मैं निकालता हूँ इसका डेरिवेशन तो उसका जो कंक्लूजन आता है वो मैंने पहले ही लिख दिया है यहाँ पे, इट शोज आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर ऑफ मोर रिपल्स। इसके रिपल्स बहुत ज़्यादा है बनिस्पत किसके, कंपैरिजन करें तो फुल वेव रेक्टिफायर के कंपैरिजन में इसके रिपल्स, एसी के रिपल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल कम से कम करते हैं, क्योंकि इसमें डीसी एक प्योर तरीके से नहीं है, एसी का कंपोनेंट इसमें ज़्यादा है। तो अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ रिपल फैक्टर के बारे में। तो जस्ट इसे आगे और सॉल्व करते हैं तो आपको पता चलेगा रिपल फैक्टर के बारे में, और एक बार हम कंक्लूजन निकाल लेंगे जब पहले मैं इसका डेरिवेशन करता हूँ। देखिए यहाँ पे जो रिपल फैक्टर है, यहाँ पे IAC लिखा है, यानी करंट। आप सबसे पहले समझें कि जो कंपोनेंट है एसी का है अपॉन डीसी का कंपोनेंट है, यानी एसी की वैल्यू अपॉन डीसी की। आपको मैं बता दूं यहाँ पे एसी की भी हम ले रहे हैं कंपोनेंट और डीसी का भी, इनका ही रेशियो है। तो आउटपुट से ही एसी और डीसी दोनों है। देखिए एसी करंट और डीसी करंट कंपोनेंट, एसी करंट कंपोनेंट, डीसी करंट कंपोनेंट, इनका रेशियो है। तो जस्ट हम समझेंगे, एक्चुअली में मैंने आपको बताया था जो IRMS होता है, रूट मीन स्क्वायर, वो क्या होता है एक्चुअली में, वो हमारा रिजल्टेंट होता है IRMS दो वेक्टर्स का, या हम ये कहें इन दो का जोड़, जो कि होता है IAC का स्क्वायर प्लस IDC का स्क्वायर। मीन्स क्या है, ये बड़े ध्यानपूर्वक समझेंगे इस चीज को कि AC का कंपोनेंट प्लस DC का कंपोनेंट जो होता है उसका रिजल्टेंट या मैग्नीट्यूड जो होगा वो IRMS होता है।
जैसे मैंने आपको जस्ट आप ध्यान आया होगा आपको कि राइट एंगल ट्रायंगल आपको मैंने बताया था, एक तरफ तो कर्ण होता है और दूसरी तरफ हमारा क्या होता है, आधार होता है, और एक तरफ हमारा लंबाई लंबत होता है। तो ये चीज आपको पता होगी, जिसमें इसके रिजल्टेंट की बात कर रहा हूँ, उसके मैग्नीट्यूड की, इसके कर्ण की बात कर रहा हूँ। तो एक तरीके से आरएमएस जो है हमारा क्या है, एक तरीके से रिजल्टेंट है, मैग्नीट्यूड या कर्ण है इन दोनों कंपोनेंट्स का, एसी का और डीसी का। तो एसी और डीसी का जो कंपोनेंट है उसे हम आरएमएस बोलते हैं। तो अगर करंट की फॉर्म में बोला जाए तो आईआरएमएस बोलेंगे उसे, अगर वोल्टेज की फॉर्म में बोलता है तो वीआरएमएस बोलते हैं उसको, जिसमें एसी और डीसी दोनों कंपोनेंट होंगे उसे आरएमएस बोलेंगे, रूट मीन स्क्वायर। तो जस्ट आपको इतना याद रखना है, बाकी सब काम बड़े आराम से इसमें हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हमें आईएसी चाहिए, तो आईएसी निकालने के लिए मैं क्या काम कर रहा हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूँ, इधर भी और इधर भी। इधर अगर करूंगा तो रूट हट जाएगा, जस्ट आप देखेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, इधर स्क्वायर करा, इधर तो रूट हट गया। मुझे आईएसी चाहिए तो मैं इसे इधर ले आता हूँ। तो देखिए क्या होगा, आईएसी का स्क्वायर इक्वल्स टू आईआरएमएस माइनस आईडीसी का स्क्वायर। ठीक, अब मैं अगर इस स्क्वायर को हटा देता हूं तो क्या होगा, रूट लग जाएगा आईआरएमएस का स्क्वायर माइनस आईडीसी का स्क्वायर। तो अब आप समझ गए होंगे, आईएसी हमने फाइंड कर लिया है, आईएसी ये वाला फाइंड कर लिया है, और आईडीसी यू नो वेरी वेल। अगर मैं इसका रेशियो है, इसी में जस्ट रिपल फैक्टर अगर मुझे निकालना है तो आईएसी तो हमारे पास ये हुआ आईआरएमएस का स्क्वायर माइनस आईडीसी का स्क्वायर। देखिए जरा एक बार, आई होप समझ में आ गया होगा, आईडीसी डिवाइड में है तो मैंने यहाँ पे आईडीसी लिख लिया है, समझ में आया। नेक्स्ट, अब मैं इसे क्या काम कर रहा हूँ, इसको रूट के अंदर ले जा रहा हूँ, है तो डिवाइड में ही, जस्ट रूट के अंदर ले जाऊंगा तो ये स्क्वायर काउंट करा जाएगा रूट के अंदर, क्योंकि रूट से बाहर में ही 1/IDC आएगा। दैट इज वाई जस्ट आप कैलकुलस आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, आईआरएमएस का स्क्वायर मैं इसे रूट के अंदर ले आता हूँ, आईडीसी का भी स्क्वायर, तो होल का स्क्वायर लिख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जस्ट इसे होल का स्क्वायर लिख लेता हूँ, माइनस ऐसे इधर भी आईडीसी अपॉन आईडीसी का स्क्वायर लिख लेता हूँ, और ये होल रूट में लिख देता हूँ। तो इसको मैं अब ऐसा लिख सकता हूँ, आपको पता होगा ये तो आईडीसी कैंसिल हो जाएगा, बचता क्या है हमारे पास, आईआरएमएस आईडीसी इसका होल स्क्वायर माइनस का 1। तो आप ये चीज समझ गए होंगे। नेक्स्ट, अब हम क्या काम करते हैं, देखिए होल रूट में है, ये भूलना नहीं है बिल्कुल भी, होल रूट में। तो देखिएगा होल रूट में आईआरएमएस अपॉन आईडीसी का स्क्वायर माइनस 1। तो आईआरएमएस कितना होगा हमारा, ये देखते हैं। आईआरएमएस जस्ट मैंने अभी फाइंड कराया था, आईआरएमएस क्या था, आईआरएमएस हमारा था आई मैक्स बाई 2, आई मैक्स बाई 2, ये आईआरएमएस होगा। और आईडीसी क्या होगा हमारा, आईडीसी हमारा है वी, आईडीसी को हम पहली बात तो आई एवरेज भी बोल सकते हैं, तो ये हमारा क्या है, आई मैक्स बाई पाई। तो आई मैक्स तो नीचे लिखा गया और पाई कहाँ लिखा जाएगा, ऊपर की तरफ, और इसका होल स्क्वायर -1 और रूट डाल दें तो अभी भी हमारा रिपल फैक्टर इतना रह जाएगा। तो अब आप देखेंगे आई मैक्स कट गया है, तो हमारे पास कितना बचा, रूट पाई बाई 2 इसका स्क्वायर माइनस का 1। इसे फर्दर आप सॉल्व करके देखें बाई कैलसी से, अगर कैलकुलेटर से आप सॉल्व करके देखेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 1.21, जो कि हमारा क्या है, एक रिपल फैक्टर है, जो कि हमारा क्या है, रिपल फैक्टर है। तो इसलिए ये हमारा रिपल फैक्टर हो गया है। तो अब आप समझ गए होंगे रिपल फैक्टर के बारे में। अब आपको मैं एक चार्ट के माध्यम से ये चीज बताऊंगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर से हम लोग क्या चीज सीखे। जस्ट आपको मैं ये बता दूं, जो मैंने रिपल फैक्टर अभी बताया ये 1.21,
इसका अगर कंक्लूजन देखें तो रेड मार्क से मैंने लिख रखा है रेड पेन से, इट शोज आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर ऑफ मोर रिपल्स। एक तरीके से रिपल फैक्टर आपका कम होना चाहिए, कम होगा तो ही इसमें क्या रहेगा कि रिपल्स कम रहेंगे। अभी रिपल्स ज़्यादा है तो हम कहेंगे एसी का कंपोनेंट ज़्यादा है, इसलिए हम इसे ज़्यादा जगह यूज़ नहीं करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर को, क्योंकि इसमें रिपल्स एसी के कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है। दैट इज़ वाई इसको यूज़ ज़्यादा नहीं किया जा सकता। अभी हम ये कह सकते हैं, अभी हमने फिल्टर तो लगाया नहीं है, तो विदाउट हम फिल्टर की बात कर रहे हैं, आई नो वेरी वेल कि जब हम लोग फिल्टर, वी नो वेरी वेल जब हम फिल्टर लगाएंगे तो ये चीज़ तो है ही कि आपका जो डीसी है काफ़ी हद तक प्योर हो जाता है, तो एसी के कंपोनेंट जो रिपल्स होती हैं वो हट जाती हैं, तो कुछ हद तक ये कह सकते हैं फिल्टर के द्वारा हम ऐसा कर पाएंगे। बट अभी हमने कोई फिल्टर नहीं लगाया है, तो जस्ट अभी जो विदाउट फिल्टर जो हमारे पास रिपल फैक्टर आया है वो 1.21 आया है। तो अब हम ये देखेंगे कि हाफ वेव रेक्टिफायर से हमने क्या क्या कंक्लूजन्स निकाले। देखिए, अब हाफ वेव रेक्टिफायर के एनालिसिस करते हैं हम लोग, जो हमने अभी फाइंड करी है चीज़ें, जस्ट मैंने आपको बताया था जब मैं फाइंड कर दूंगा हर एक चीज़ तो एक चार्ट के माध्यम से आपको बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो बनी है और एक एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी था। तो आप जस्ट देखिए, वी एवरेज मैंने लिखा हुआ है, वी मैक्स बाई पाई, आई एवरेज, आई मैक्स बाई पाई, वी आर एम एस, आई आर एम एस यानी आई मैक्स बाई 2, आई मैक्स वी मैक्स बाई 2, ये जस्ट आप देख रहे होंगे, आपने अभी जस्ट मैंने सारा डेरिवेशंस कराए हैं आपको, तो आप थोड़ा समझे। पीक इनवर्स वोल्टेज है ये, वी मैक्स एफिशिएंसी आपके 40.6% एंड रिपल फैक्टर 1.21। तो हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में एनालिसिस करी। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी अच्छी रही होगी, तो मैं उम्मीद करूँगा बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे जो हैं उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव है ये, और इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए भी काफ़ी अच्छी वीडियो है ये। मैं आपको बता दूं, ये एफिशिएंसी जस्ट पूछी गई थी अभी डीएमआरसी के पेपर में, तो इलेक्ट्रीशियन वालों के, तो जस्ट ये भी एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी असरदार फॉर्मूले हैं। जस्ट आज मैं कंप्लीट कर चुका हूँ हाफ वेव रेक्टिफायर को, और नेक्स्ट वीडियो में फुल वेव रेक्टिफायर आपको मैं कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, चलता हूँ, नमस्कार।